हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही हैं और आप अब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हैं। अभी जो हमने आपका एक टेस्ट लिया था उस टेस्ट में आपकी जो परफॉर्मेंस मैंने देखी है, जितना अच्छा आपने परफॉर्म किया है उसे देखकर लगता है कि आप डिजिटल क्लासरूम प्रोग्राम के द्वारा बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। आपकी लर्निंग में कोई कमी नहीं है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो जो नया टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए, नाम इसका देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रिकॉल कीजिए, आपको ध्यान आएगा आपने पिछली क्लास के अंदर सेकेंड ईयर के अंदर आपने रियल एनालिसिस पढ़ी है, राइट? रियल एनालिसिस, तो फिर रिकॉल कीजिए क्या किया था हमने रियल एनालिसिस के अंदर। हमने रियल एनालिसिस के अंदर रियल नंबर्स के फील्ड की स्टडी की थी, राइट? आपको निश्चित रूप से ध्यान आएगा, राइट? आप रिकॉल करेंगे तो आपको पूरा ध्यान आ जाएगा। रियल नंबर का जो फील्ड है उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। उस नंबर लाइन पर जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स की नेचर क्या है, उनकी उससे रिलेटेड हम किन किन डेफिनेशंस की बात करते हैं, नेबरहुड की बात करते हैं, लिमिट पॉइंट की बात करते हैं, वो सारी चीजें हम नंबर लाइन पर रियल नंबर के फील्ड के लिए हम स्टडी कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। वेरी क्लियर। हमने बात की थी पिछली क्लास में रियल एनालिसिस के अंतर्गत उन फंक्शंस की जो रियल वैल्यूड फंक्शन थे, जिनका डोमेन रियल नंबर्स का फील्ड था, राइट? और वो रियल वैल्यूड थे, अर्थात उनकी रेंज जो थी वो रेंज भी हमें रियल नंबर्स में से ही मिलती थी। ऐसे रियल वैल्यूड फंक्शंस की हमने स्टडी की थी, उनकी लिमिट निकाली थी, उनकी कंटिन्यूटी की बात की थी, उनकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात की थी। ये सारा कुछ हम रियल एनालिसिस में कर चुके हैं। अब बारी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ने की। तो आपके दिमाग में आउटलाइन बन गई होगी कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या करने वाले हैं। निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन किसका? हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फील्ड का विश्लेषण, उसका एनालिसिस करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड कैसा होता है? जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोग 11-12 से स्कूल एजुकेशन के टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं। उनका जो सेट है, उनका जो समुच्चय है, वो समुच्चय, वो सेट दो ऑपरेशंस के साथ फील्ड का निर्माण करता है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के साथ। उसी फील्ड को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फील्ड, राइट? और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड है उसका हमें एनालिसिस करना है, राइट? ओके, यहां पर भी बहुत कुछ वैसा ही रहेगा जैसा रियल एनालिसिस में था, बस डिफरेंस ये होगा कि वहां रियल नंबर्स की बात करते थे, यहां पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे। वहां रियल फंक्शंस की बात करते थे, यहां कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस की बात करेंगे। उन फंक्शंस की बात करेंगे जिनका डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड में से लिया गया होगा और जिनकी रेंज भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड के अंदर ही होगी। वेरी क्लियर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आती चली जा रही है। तो चूंकि बार बार मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा हूं, मैंने आपसे कहा है कि स्कूल एजुकेशन के समय से ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ते चले आ रहे हैं, आई राइट? तो फिर सोचिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों ना हम एक बार क्विकली रिव्यू कर लें। स्कूल एजुकेशन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हें एक बार अगर हम फास्ट फटाफट उनकी प्रॉपर्टीज देख लें, क्या होते हैं, कैसे सब कुछ जो हमने पढ़ा हुआ है, उन बातों को अगर हम क्विकली रिव्यू कर लें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को समझते समय कोई समस्या नहीं रहेगी। बेसिक बातें सारी हमारे दिमाग में होंगी और हम फटाफट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विश्लेषण करते चले जाएंगे। तो आज का हमारा यही टारगेट है कि हम उन सब बातों को क्विकली रिव्यू करने वाले हैं जो बातें हमने स्कूल एजुकेशन में पढ़ी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड। तो देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चलो फिर जब शुरुआत की है तो क्यों ना जीरो से ही शुरू किया जाए। और जीरो से शुरू करने का मतलब हम ये देखें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओरिजिन कहां से है, कहां से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रादुर्भाव हुआ, राइट? आई थिंक 2 सेंचुरीज अगो, 200 साल के लगभग पहले आयलर ने इस कंसेप्ट को राइज किया था। कैसे किया था, क्यों किया था, क्या जरूरत थी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और कहां से और किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ओरिजिन हुआ है, कैसे ये डेवलप हुए हैं, वहां से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो सॉल्यूशंस के अंतर्गत हम एक्स की वैल्यूज निकालते हैं। मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखता हूं, माना कि मैंने एक इक्वेशन लिखी x² + 1 = 0 और हमने इसका सॉल्यूशन सर्च करने की कोशिश की, इसका सॉल्यूशन हमने निकालना चाहा, तो हमें पता लगा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन √(-1) की फॉर्मेट में जाएगा, √-1 की फॉर्मेट में। अब √-1 तो रियल नंबर के फील्ड में था ही नहीं। आप रिकॉल कीजिए, √-1 रियल नंबर के अंदर था ही नहीं।
क्यों? क्योंकि किसी का भी अंडर रूट हम लेते हैं, किसी का भी अंडर रूट अगर आप लेते हैं, ए का अंडर रूट लेते हैं और बी अगर मिलता है तो बी का स्क्वायर ए के इक्वल होना चाहिए। तो अंडर रूट -1 करें और इसे आप ए मान लें तो ए स्क्वायर की वैल्यू -1 होनी चाहिए, या इसे आप बी मान लें तो बी स्क्वायर की वैल्यू -1 होनी चाहिए। ऐसा कोई नंबर था ही नहीं जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो इस प्रकार की समीकरणों का हल, इस प्रकार की समीकरणों का सॉल्यूशन रियल नंबर फील्ड में मौजूद नहीं था। इसलिए इस तरह की इक्वेशंस के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, सॉल्व करने के लिए आयलर ने एक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या की अवधारणा को रखा। राइट, काल्पनिक संख्या, नाम देखिए आप, जैसा नाम है वैसा ही उसने इमेजिन किया, एक नंबर इमेजिन किया और एक नई अवधारणा को गणित के अंदर शामिल किया। और वो नई अवधारणा क्या थी? उसने इस नंबर को आयोटा बोल दिया, आई से रिप्रेजेंट कर दिया और नाम दे दिया आयोटा। इन जनरल सामान्यतया हम इसे आयोटा इस तरह से लिख देते हैं। राइट, ओके। अब ये जो आयोटा है ये काल्पनिक संख्या थी और फिर जो जो नंबर इससे मल्टीप्लाई होते चले गए, मान लो कि मैंने 2 आयोटा लिख दिया तो ये भी मेरे लिए एक इमेजिनरी नंबर है। जो भी नंबर आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ वो सब इमेजिनरी नंबर बनते चले गए। इन जनरल में मान लो कि y आयोटा, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो y आयोटा है ये इमेजिनरी नंबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो इससे हमें यह बेनिफिट मिला कि इनकी हेल्प से हम इस प्रकार की समीकरणों का हल भी रिप्रेजेंट करने लगे, इस प्रकार के समीकरणों का हल भी हमने देना शुरू कर दिया। राइट, लेकिन फिर बाद में यह पाया गया कि भाई जब हम इस तरह की समीकरणों को सॉल्व करते हैं तो समटाइम्स हमारे पास ऐसी स्थिति होती है कि इसमें इस y आयोटा के साथ कोई और नंबर भी इंक्लूड हो जाता है जिसमें आयोटा नहीं होता। राइट, तो ऐसे नंबर्स, अब यहां देखिए ये y आयोटा तो इमेजिनरी नंबर है, लेकिन ये जो x है ये x, इसमें तो आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। जिसमें आयोटा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा वो नंबर रियल नंबर है और जिसमें आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर इमेजिनरी नंबर है। तो ये एक तरह से रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का मिश्रण हो गया, मिश्रण, जुड़ गए, सम्मिश्र का मतलब यही है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड करके बना दिया गया, तो जो नंबर बना वो सम्मिश्र संख्या कहलाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इंट्रोडक्शन बिल्कुल समझ में आ गया है, या यूं कहूं कि रिकॉल हो गया है। आता तो आपको पहले से ही है, बस रिकॉल मैं करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि ब्रेन के अंदर थॉट्स बनती चली जाए, सारी बातें दिमाग में रिकॉल हो जाए। देखिए, तो इस तरह से एक नई अवधारणा मैथमेटिक्स के अंदर शामिल हुई और वो अवधारणा इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दी चली गई तो इस तरह से मैथमेटिक्स में एक नए नंबर का इस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर एक नए नंबर का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हमने कहा सम्मिश्र संख्या। राइट, तो ये सम्मिश्र संख्या को अब हम बेसिकली कैसे लिख पा रहे हैं? सम्मिश्र संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि एक रियल नंबर लें और आयोटा लगाकर एक इमेजिनरी नंबर साथ में इसमें ऐड करते हैं, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। इस नंबर को ब्रीफ कर दें, शॉर्ट में लिख दें, एक नाम दे दें, z बोल दें, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो ये जो नंबर है ये नंबर सम्मिश्र संख्या कहलाती है, ये नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। पर अब आप गौर कीजिए, जैसे मैं ये लिखता हूं कि 3 + 2 आयोटा, तो आप पाएंगे कि जो 3 है इंडिविजुअली 3, ध्यान देना, इंडिविजुअली 3 ये रियल नंबर है। इंडिविजुअली 2, अगर मैं इंडिविजुअली 2 को लिखूं आयोटा के अलावा, आयोटा का कोफिशिएंट, आयोटा का गुणांक यदि मैं अलग से लिखूं तो फिर ये भी मेरे लिए रियल नंबर है। ये इमेजिनरी कब बनेगा? जब ये किससे मल्टीप्लाई होगा? आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इमेजिनरी नंबर बनेगा। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि इसमें जो x और y दोनों नंबर्स कंसीडर किए गए हैं वो दोनों ही नंबर्स कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं। y रियल नंबर है, लेकिन आयोटा से मल्टीप्लाई होकर के वो कौन सा नंबर बन जाएगा? इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। बहुत अच्छे से सब कुछ आपको रिकॉल होता जा रहा है। बस अब इसी सिस्टम को आगे बढ़ाते जाएं
तो हम एक सेट का निर्माण कर सकते हैं, ऐसा समुच्चय जो इस प्रकार के नंबर्स को अपने अंदर रखता हो, वही सेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कहलाता है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसमें x और y दोनों ही रियल नंबर्स होते हैं, राइट। ओके, अब देखिएगा कि ये जो हमने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, इसके अंदर हम एक और काम करेंगे कि यहां जिस नंबर के साथ आयोटा नहीं है उसे हम इसका रियल पार्ट कहेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, मिश्रण है, मिक्स कर दिया गया है, रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को मिक्स कर दिया गया है। तो जहां रियल नंबर है, जहां आयोटा नहीं है, उसे हम इस z का रियल पार्ट बोलेंगे। तो जो रियल पार्ट आपको मिलेगा वो केवल x मिलेगा। रियल पार्ट इज ऑफ z इज इक्वल टू x। ये RE मैंने सिंबल लिखा है, प्रतीक चिन्ह लिखा है रियल पार्ट को शो करने के लिए। हिंदी में हम कहेंगे z का वास्तविक भाग, इस x प्लस आयोटा y का वास्तविक भाग। इसी तरह से हम इसके काल्पनिक भाग की बात कर सकते हैं। देखो, काल्पनिक भाग उसे कहा गया जिसमें आयोटा मल्टीप्लाई हुआ था। तो आयोटा किससे मल्टीप्लाई हुआ था? y से। तो आप दिमाग में रख लीजिए, जो आयोटा का कोफिशिएंट है, जो आयोटा का गुणांक है, वो आयोटा का गुणांक ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ द z है। फिर गौर कीजिए, ये सिंबल इमेजिनरी पार्ट के लिए है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। एक शब्द है इमेजिनरी पार्ट, एक शब्द है इमेजिनरी नंबर। आराम से समझिए, इमेजिनरी नंबर आयोटा y है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा का गुणांक है, आयोटा का कोफिशिएंट है। तो कभी अगर आपको पार्ट लिखना है तो कोफिशिएंट ऑफ आयोटा लिखिए, इमेजिनरी नंबर लिखना है तो आयोटा से मल्टीप्लाई करके लिखिए। छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देते चले जाइए, हम आगे बढ़ते जाएंगे तेज गति से। अगर आपको बेसिक बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो आगे एनालिसिस को समझने में भी कोई समस्या नहीं रहेगी, एनालिसिस आराम से होता चला जाएगा। तो लेट्स सी, अब ये जो काम मेरे पास हो गया है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मेरे पास आ गए हैं, तो मैं अब ये देखूं कि मेरे पास और क्या संभावनाएं हैं। देखो, जब हमने ये कहा कि यहां पर ये जो टर्म्स हैं x और y दोनों ही रियल नंबर्स हैं, ध्यान दें, और ये जो पार्ट है ये मेरे पास रियल नंबर है, इसमें आयोटा नहीं है, और ये इमेजिनरी नंबर है, इसमें आयोटा है। तो ये नंबर इस नंबर से इंडिपेंडेंट हो गया। ध्यान दें, x और y इंडिपेंडेंट हो गए, स्वतंत्र हो गए। y तो वो है जो आयोटा से गुणा हो रहा है, x वो है जो आयोटा से गुणा नहीं हो रहा है। अगर ये दो इंडिपेंडेंट नंबर्स मेरे पास आ गए हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर एक थ्योरी आप लोग बहुत बार काम में ले चुके हैं, काम में लेते रहते हैं। दो इंडिपेंडेंट नंबर्स को हम अगर एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रिप्रेजेंट कर दें तो हम उसे 2D ज्योमेट्री के अंदर 2D प्लेन में x एक्सिस और y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, x एक्सिस y एक्सिस 2D ज्योमेट्री में x एक्सिस और y एक्सिस पर आने वाली दोनों टर्म्स x और y इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। तो यहां भी तो ये दोनों स्वतंत्र ही हैं, ये इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर ये दोनों स्वतंत्र हैं तो फिर मैं इसे 2D ज्योमेट्री में 2D प्लेन के अंदर जाकर के रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे एक कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। उस कोऑर्डिनेट के अंदर हम उस कोऑर्डिनेट का पहला कंपोनेंट रियल पार्ट को लिख लें, और दूसरा जो कंपोनेंट है हम इमेजिनरी पार्ट को लिख लें। ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, क्रमित युग्म बन जाएगा। देखिए, क्रमित युग्म का मतलब जिसका क्रम फिक्स है, इसमें निश्चित रूप से क्रम फिक्स है। पहले कंपोनेंट पर जो लिखा हुआ होगा वो रियल पार्ट है, और जो दूसरे कंपोनेंट पर लिखा हुआ होगा वो इमेजिनरी पार्ट है। और ये ऑर्डर्ड पेयर है, और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को हम 2D ज्योमेट्री के प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देखिए हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा सेट थ्योरी पर बात कर लें तो ये जो एक्स वाई है ऑर्डर्ड पेयर है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेट थ्योरी के अंदर आर क्रॉस आर, ए क्रॉस ए, इस तरह से आप सेट्स पढ़ते हैं, ए क्रॉस बी, इस तरह के सेट जिसे आप प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स बोलते हैं। तो आपको निश्चित रूप से ध्यान आएगा कि सर हाँ पढ़ा तो है हमने। ए क्रॉस बी जब हम करते हैं तो हम पहला कंपोनेंट ए में से लिख देते हैं और दूसरा कंपोनेंट बी में से ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ए क्रॉस ए लिखना है तो पहला कंपोनेंट भी आप ए में से लिखेंगे और दूसरा कंपोनेंट भी आप ए में से ही लिखेंगे। ए आई ए जे मैं बोल देता हूं, इसमें से ए आई, इसमें से ए जे,
राइट। अगर मैं आपसे कहूं आर क्रॉस आर लिखिए, तो फिर आप पहला कंपोनेंट भी आर में से लिखेंगे, दूसरा कंपोनेंट भी आर में से लिखेंगे, ये आर क्रॉस आर होगा। आराम से, बिल्कुल आराम से समझिए। यही जो आर क्रॉस आर है, इसे मैथमेटिक्स में शॉर्ट में ब्रीफ करके हम R2 लिख देते हैं, क्योंकि ये आर और आर सेम है, राइट। तो ये जो सेट यहां पर मैं एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख रहा हूं, मुझे ध्यान है कि ये पहला कंपोनेंट भी रियल नंबर है और दूसरा कंपोनेंट भी रियल नंबर है। ध्यान देना, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, एक्स और वाई दोनों रियल नंबर हैं। वाई इमेजिनरी तब बनेगा जब वो आयोटा से गुणा होगा। तो चूंकि दोनों रियल नंबर हैं, तो इस वाले एलिमेंट को मैं मान सकता हूं कि ये R2 का एलिमेंट है, बोला जा सकता है, राइट। अगर R2 का एलिमेंट इसे बोला जा सकता है, तो मैं R2 के रूप में एक सेट लिख सकता हूं x और y, जहां x और y दोनों ही किसके एलिमेंट हैं, R के एलिमेंट हैं। अब फिर से गौर कीजिए, आप ये पाएंगे कि ये सेट और ये सेट इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट। इनमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, 1 to 1। 1 to 1 का मतलब एक के संगत एक। आप जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे उसे x प्लस आयोटा वाई कहेंगे। x प्लस आयोटा वाई कहेंगे तो उसमें दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे तो उन दो कंपोनेंट से एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, राइट। इसी को तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बोलेंगे। उल्टा भी सोच सकते हो, आप कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर लिख लीजिए, आपने अपनी मर्जी से लिख दिया 3 4, तो इस 3 4 के करस्पॉन्डिंग में एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकता हूं 3 + 4 आयोटा। ये सब बातें आपने 11 12 में पढ़ी हुई हैं, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, इससे आपका आप थोड़ा जल्दी जल्दी समझते चले जाएंगे। ओके, तो लेट्स सी, तो ये एक तरह से हमारे पास ये सेट और ये सेट, दो सिमिलर सेट मेरे पास आ गए हैं, जिनमें 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, एक के संगत एक, अर्थात इसके प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर के संगत यहां मुझे एक एलिमेंट मिलेगा, और उल्टा भी सही है, इसके प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के संगत मुझे यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर के संगत ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर के संगत मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इस 1 to 1 करस्पॉन्डेंस का हमें करना क्या है, देखिए इस 1 to 1 करस्पॉन्डेंस पर जब हम बात करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए हमें बेनिफिट मिलेगा कि हम इस R2 के प्रत्येक एलिमेंट को 2D ज्योमेट्री के प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस मैंने ले ली है, ये वाई एक्सिस मैंने ले ली, यहां ओ ले ली, मूल बिंदु ओरिजिन। इसका कोई भी कोऑर्डिनेट मैं यहां रिप्रेजेंट कर दूं, पी एक्स और वाई, तो देखिए चीजें कितनी सहज होती जाएंगी हमारे लिए। हम कहेंगे कि इस 2D प्लेन का, 2 डायमेंशनल प्लेन का प्रत्येक बिंदु उस बिंदु के संगत, उस बिंदु के करस्पॉन्डिंग, उस पॉइंट के रेफरेंस में मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनेशन कर सकता हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिन कर सकता हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लिख सकता हूं। ओके, तो यहां आपने कोई भी कोऑर्डिनेट लिया तो आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर बता सकते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। या फिर आप कहें कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लिया तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस जगह पर एक पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, समानार्थी हैं। तो ये जो 2D ज्योमेट्री का प्लेन है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने में हमारी मदद करने लगेगा, हेल्प करने लगेगा। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस पर रिप्रेजेंट करने लगेंगे, इस पर रिप्रेजेंट करने लगेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं वापस अपनी बात को रियल एनालिसिस पे लेकर के आता हूं। रियल एनालिसिस में क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर था, लेकिन हमने जब एनालिसिस किया तब क्या किया, उन सारे रियल नंबर्स को एक रियल नंबर लाइन पर प्लॉट किया, पॉइंट्स के रूप में प्लॉट किया ना। जब वो रियल नंबर लाइन पर प्लॉट हुए, फिर हमने उसका एनालिसिस किया। बिल्कुल सेम थिंग इज हेयर, यही चीज यहां है, यही बात यहां है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस प्लेन के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, इसे नाम दे देंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, इस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर हम एनालिसिस कर पाएंगे। हम एनालिसिस निश्चित रूप से आसानी से कर पाएंगे, वैसे ही कर पाएंगे जैसे रियल एनालिसिस में किया था। डिफरेंस भी आपको फील हो गया है। रियल एनालिसिस में नंबर लाइन पर हमने पूरे फील्ड को लेकर विश्लेषण किया है, यहां पर पूरे फील्ड को, इस फील्ड को यहां इस प्लेन पर लेकर हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की कोशिश की है, इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, थॉट्स बनाने की कोशिश की है कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में करने क्या वाले हैं, यहां होने क्या वाला है और वो होगा कैसे, उसकी
उसके पीछे बैकग्राउंड में अवधारणा क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से उसका प्रादुर्भाव हुआ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, वो सब मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। राइट, चलिए अब यहां पर थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट हम आगे बढ़ते हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ 2D प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर आप रिकॉल कीजिए 2D प्लेन के अंदर जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अवेलेबल सिस्टम्स हैं, कुछ उपलब्ध निकाय हमने बना रखे हैं, सिस्टम्स हमने बना रखे हैं, जिनमें से एक सिस्टम जिसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली, वो मैंने इस समय यहां रिप्रेजेंट कर रखी है। लेकिन आपको तुरंत ध्यान आएगा कि सर हम तो इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ते थे। बिल्कुल, हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं, पढ़ा है हमने, आता है हमें। वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यहां पर हम इसी पॉइंट P को हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दें, इन्हीं एक्स वाई को अगर हम ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली में रिप्रेजेंट कर दें, तो फिर हमारा z भी जो था x प्लस आयोटा वाई, वो भी तो ध्रुवीय प्रणाली में चला जाएगा। या मैं यूं कहूं कि जब मैं इसे ध्रुवीय प्रणाली में पोलर सिस्टम में रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं इसे r cos थीटा r sin थीटा के रूप में लिखूंगा। इसके जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं वो एक्स वाई से कन्वर्ट होकर के r थीटा पर चले जाएंगे, r थीटा पर चले जाएंगे, तो फिर ये जो z है ये z भी r थीटा की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम z को r थीटा की फॉर्मेट में पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय निरूपण किया, पोलर रिप्रेजेंटेशन किया। एक्स वाई में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन किया। आर थीटा में करेंगे तो क्या बोलेंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन किया। राइट, ओके। अब ये जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है, इसे फिर फर्दर और आगे गणित हमें संभावना देती है कि उस पोलर रिप्रेजेंटेशन को कोस और साइन की जगह पर ई की पावर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो फिर और आगे की चीजें हैं, वो भी फॉर्मेट्स हैं, जितनी भी हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक एक करके हम स्टडी करेंगे। ओके, चलिए लेट्स सी। अब देखिए ये यहां पर ये जो सिस्टम हमने दिया, ये एक प्लेन, एक समतल के अंदर मिलने वाला सिस्टम है। मैथमेटिक्स हमें यहां एक टेक्निक और देगी, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम काम में ले सकते हैं। वो सब चीजें हम सीखेंगे वन बाय वन। आज मैं केवल नाम लेकर के आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। तो कुछ फॉर्मेट्स हमें यहाँ पढ़नी है, कार्टेशियन सिस्टम पर बात करनी है, पोलर सिस्टम पर बात करनी है, एक्सपोनेंशियल सिस्टम पर बात करनी है, उसके साथ ही स्फेरिकल सिस्टम पर बात करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रेजेंटेशन में क्या क्या संभावनाएं हैं, उसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है, और वो उन स्थितियों में किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उन सब पर हमें बात करनी है। ओके, तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन पर्याप्त है। अब इस इंट्रोडक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे बढ़ाएंगे। आगे क्या क्या करना है इसमें, वो सारी बातें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ ऑपरेटर्स पर बात करेंगे, कुछ ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। इसके अंदर लिमिट को कैसे समझना है, कंटिन्यूटी को कैसे समझना है, नेबरहुड कैसा होना चाहिए, बहुत कुछ। एनालिसिस, आप तो जानते हैं ना, एनालिसिस मतलब बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना बाल की खाल निकालना। बस विश्लेषण का मतलब यही होता है कि इसके अंदर छिपे हुए सारे रहस्यों को निकाल कर बाहर ले आना। उन रहस्य को हम निकालेंगे इसमें से बाहर। ओके, चलिए आज के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे बढ़ाते हैं।